Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start with the exercise of chapter number 1. Chapter 1 को chapter 1 को हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर और उसमें हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ किया था, जिसमें चैप्टर को अच्छे तरीके से समझा था और उसको अंडरस्टैंड किया था. आज हम करेंगे उसकी कॉम्प्रिहेंशन. वो जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला पोर्शन है ना आपकी बुक की एक्सरसाइज के अंदर, उस पोर्शन पे आ जाएं और क्वेश्चंस को देखना शुरू करें. अच्छा, जैसे हम क्लास 9th के अंदर एक पैसेज को पढ़ते थे और उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस थे उनको पैसेज में से फाइंड आउट करके उनका आंसर लिखते थे. ये प्रैक्टिस हमने क्लास 9th में की थी, राइट. और उसके बाद आप लोगों ने एग्जाम में भी ये प्रैक्टिस की है, क्योंकि आपके पास वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है जिसके आपने क्वेश्चंस के आंसर और समरी करनी होती है. बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज. इसमें आपका अपना ओपिनियन शामिल नहीं होगा अनटिल और अनलेस आपसे क्वेश्चन में ये डिमांड की जाती है. अच्छा, अब जो भी क्वेश्चन होगा आपने उस क्वेश्चन को 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना होता है, जैसे आपके एग्जाम में आता है. लेकिन यहाँ पर ना जितने भी उसके पॉसिबल आंसर्स थे मैंने वो लिख लिए हैं. आप उसमें से कोई से भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं जब आप अपने लिए नोट्स बना रहे होंगे या अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे. अच्छा, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस ऑफ मिसट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इन प्री इस्लामिक अरेबिया मेंशन्ड इन द पैसेज. अब जो उस टाइम पे जो प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट थी, जो हो रही थी, जो प्रैक्टिसेस हो रही थी एनिमल्स की मिसट्रीटमेंट के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, ठीक है, इस्लाम से पहले का जो अरेबिया था उसमें, उसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है कि वो उसके बारे में बात करें. तो आपके पास क्या है, द पैसेज मेंशंस दीज क्रूअल प्रैक्टिसेस इन प्री इस्लामिक अरेबिया. पैसेज के अकॉर्डिंग ये सारी प्रैक्टिसेस थी, आप इसमें से कोई सी भी 3 लिख सकते हैं अपने आंसर के अंदर. Animals were viewed merely as property. They used to tie animals together and kill animals in front of the other animals. Some body parts of animals were cut while they were still alive. When the owner or rider of an animal died, his riding animal was tied to the grave and starved to death. Exploitation, cruelty and neglect were prevalent practices. ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इसमें से कोई सी 3 भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है, ये वो प्रैक्टिसेस थी जो इस्लाम से पहले अरेबिया के अंदर जो थी होती थी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Question number 2. How many ayahs in the Quran are dedicated to dealing with animals, and what are some surahs named after animals or insects? अब देखें, अब क्वेश्चन किया जा रहा है कुरान पाक के बारे में कि कुरान पाक के अंदर जो आयास हैं, जो जितनी आयात हैं, किस चीज़ के लिए, जो भी एनिमल्स से रेलेवेंट है, जो एनिमल्स के बारे में कुरान पाक में बात की गई, या उन सूरास का नाम लिखें जिनका नाम ही आपके एनिमल्स या इंसेक्ट्स पर रखा गया है. तो उनकी लिस्ट यहाँ पर है. There are more than 200 ayahs in the Quran dealing with animals. 200 से ज़्यादा आयात है कुरान पाक के अंदर जिसके अंदर एनिमल से डील करने के बारे में हिदायत दी गई हैं. इसके बाद अब देखते हैं कि हमारे पास 6 सूराज ऐसी हैं कुरान में जिनका नाम ही जानवरों या फिर इंसेक्ट्स पे रखा गया है. वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो सेकंड सूरा है वो है सूरह बकरा. फिर क्या है? फिर सूरह अल अनाम, उसके बाद सूरह नहल, उसके बाद सूरह नमल, सूरह अनकबूत और सूरह फील. ठीक है, और ये सब उनके नाम भी आगे लिखे हुए हैं, द कैटल, द काउ, द बीज. ठीक है, और ये सारे के सारे उनके नेम्स लिखे हुए हैं. तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं. चाहे आप इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखें, चाहे आप इसको लिस्ट की फॉर्म में लिखें, इट्स अप टू यू. अकॉर्डिंग टू द कुरान, व्हाट इंटरकनेक्टेडनेस among living beings is highlighted and what benefits do animals bring to human life. अब कुरान के अकॉर्डिंग जो इंटरकनेक्टेडनेस है वो तमाम लिविंग बींग्स के बारे में की जो इंटरकनेक्टेडनेस है, जो इंसानों, जानवरों, परिंदों, हर दूसरी मखलूक के साथ, उसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन. और ये पूछा गया है कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट बेनिफिट्स डू एनिमल्स ब्रिंग. जो जानवर हैं वो इंसानों के लिए क्या बेनिफिट्स लेकर आते हैं. तो ये देखते हैं, इंटरकनेक्टेडनेस की वाली बात कर लेते हैं. तो कुरान स्टेट्स, देयर इज नॉट एन एनिमल ऑन द अर्थ नॉर अ बर्ड दैट फ्लाइज ऑन इट्स विंग्स बट दे आर कम्युनिटीज लाइक यू. तो जितने भी जानवर हैं, जितने भी परिंदे हैं, वो अकेले नहीं हैं, वो बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह से इंसान कम्युनिटीज़ के अंदर रहते हैं, उसी तरह जानवर भी कम्युनिटीज़ के अंदर रहते हैं. तो ये क्या है, सिमिलैरिटी बताई गई है, इंटरकनेक्टेडनेस दिखाई गई है कि इंसानों और जानवरों के अंदर किस तरीके से सिमिलैरिटी है या फिर इंटरकनेक्टेडनेस है. फिर आते हैं सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 6 पे, आयत नंबर 38 पे. दिस शोज दैट एनिमल्स आर कम्युनिटीज़, उसी आयत का ही ये इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे. दिस शोज दैट एनिमल्स आर कम्युनिटीज़ लाइक ह्यूमंस एंड हाईलाइट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. ठीक है, ये बताया गया है कि जो जानवर हैं वो भी कम्युनिटीज़ की तरह है, वो कम्युनिटीज़ में ही रहते हैं.
ठीक है। और इसका क्या है अनदर, अब दूसरी बात करते हैं कि बेनिफिट की, जो दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा गया है, ये भी सूरह नहल की आयत नंबर 5 है। एंड द ग्रेजिंग लाइफ स्टॉक ही हैज़ क्रिएटेड फॉर यू, इन देम इज वार्मथ एंड बेनिफिट्स एंड फ्रॉम देम यू ईट। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी कुरान पाक की आयत है, और ये क्या किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रही है, दिस वर्स एम्फेसाइज द वैल्यू एंड बेनिफिट्स दैट एनिमल्स ब्रिंग टू ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ये जो दोनों वर्सेस हैं ये किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रही हैं, वैल्यू एंड बेनिफिट्स जो कि एनिमल्स इंसानों के लिए लेकर आते हैं। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। What are some teachings of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam regarding the treatment of animals as mentioned in the passage? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या टीचिंग्स हैं रिगार्डिंग एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स ट्रीटमेंट के, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, और वो आपने पैसेज के अकॉर्डिंग लिखनी है, जो चीज़ें इस पैसेज के अंदर डिस्कस की गई हैं। तो जनरल प्रिंसिपल क्या है, whoever is kind to the creatures of Allah, he is kind to himself। ठीक है, ये क्या है, ये हमने इसका रेफरेंस देखा था कि किस तरीके से बात हो रही थी, उसमें हमें ये एक जो है सीखने के लिए चीज़ मिली। फिर क्या है, नो अननेसेसरी किलिंग। अब कोई भी जानवर को बगैर किसी वजह के आप उसको नहीं मार सकते। ये भी आपको पता है, ब्लू बॉक्स के अंदर आपकी बुक पे जो हदीस लिखी गई थी उसका रेफरेंस दिया गया है। किलिंग एनिमल्स विदाउट रीजन इज कंडेम्ड। फिर क्या है, प्रॉपर हैंडलिंग, डू नॉट ड्रैग अ शीप बाय इट्स ईयर, होल्ड इट बाय द साइड ऑफ इट्स नेक। ठीक है, तो जानवरों को कानों से नहीं खींचना, ये भी हमने कल पढ़ा था। फिर उसके अलावा क्या है, नो हिटिंग द फेस, बीटिंग एनिमल्स ऑन द फेस इज़ फॉरबिडन एज इट इज़ सेंसिटिव। ठीक है, तो जानवरों को भी क्या है, मुंह पे मारने से मना किया गया है, तो इंसानों की तो बात इसमें आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, नो एनिमल फाइट्स, मेकिंग एनिमल्स फाइट ईच अदर इज़ डिसलाइक्ड। इसके अलावा जो हमें मना किया गया है वो किस चीज़ से मना किया गया है कि आप जानवरों को आपस में लड़वा नहीं सकते। नो म्यूटिलेशन, अब म्यूटिलेशन भी आप नहीं कर सकते। म्यूटिलेशन मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, म्यूटिलेटिंग एनिमल्स इज़ फॉरबिडन, कि आप स्टैम्प लगाना, गर्म चीज़ से उनको दागना, या फिर उनको वो करना, टैटू करना, और ये सब कुछ चीज़ें क्या है, ये इस्लाम में अलाउड नहीं है। मर्सी इज़ रिवॉर्डेड, शोइंग मर्सी टू एनिमल्स ब्रिंग अल्लाह's मर्सी। और क्या है, आप जानवरों पर रहम करेंगे तो अल्लाह ताला आप पर रहम करेंगे। रिटर्न बेबीज़ टू मदर, अब ये वाला इंसिडेंट भी आपने देखा था कि वो जो छोटे छोटे परिंदे थे जिनको वहाँ से उठा लिया गया था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से सहाबा को क्या कहा था कि आप इनको वापस उनकी जगह पर रख कर आएँ। तो इस तरीके से जानवरों को टीज़ करना भी अलाउड नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको मारने से बिल्कुल मना किया गया है, जिनका ये भी हमने उसमें डिस्कस किया था। किलिंग एंट्स, बीज, होपोस एंड स्पैरो हॉक्स इज़ प्रोहिबिटेड। तो मैंने आपको बताया था कि चूंटियों को, मक्खियों को, उसके अलावा हुदहुद को, और इसके अलावा जो एक और ये स्पैरो हॉक्स हैं, इनको मारने से मना फरमाया गया है कि आपने नहीं करना। केयर फॉर इंजर्ड एनिमल्स, और जो इंजर्ड एनिमल्स हैं उनकी केयर करने के लिए कहा गया है। प्रोवाइड फूड एंड केयर टू स्टिक और इंजर्ड एनिमल्स, ये भी एक इंसिडेंट हमने देखा था इस चैप्टर के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कर्स ऑन क्रुएलिटी। ठीक है, हार्श ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रांगली कंडेम्ड, कि जो आपने किसी भी जानवर को हार्शली ट्रीट नहीं करना। हार्शली ट्रीट करने का मतलब ये है कि आप किसी जानवर को तकलीफ ना पहुंचाएं, किसी भी बुरी तरह से उनको ट्रीट ना किया जाए। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पैसेज वेयर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोहिबिटेड सर्टेन एक्शंस टुवर्ड एनिमल्स एंड द रीजनिंग बिहाइंड दिस प्रोहिबिशन। ठीक है, तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोहिबिट किया लोगों को, और उसके बाद उन प्रोहिबिशन की जो है क्या क्या रीजंस थी, उनके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, उनकी एग्जाम्पल्स पूछी गई हैं आपसे। तो सबसे पहले, किलिंग अ बर्ड फॉर नो रीज़न, इट इज़ अनजस्ट एंड द बर्ड विल कंप्लेन टू अल्लाह। तो आप लोगों के पास सबसे पहले जो आप अगर अपने चैप्टर के पेज पे जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक बॉक्स के अंदर आपके पास ये वाला पूरा का पूरा इंसिडेंट नरेट किया गया है, हदीस नरेट की गई है कि अगर कोई जानवर को बगैर किसी वजह के आप उसको नुकसान पहुँचाएंगे, उसको मारेंगे, तो वह क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस चीज़ के बारे में शिकायत करेगा कि इस फलां बंदे ने मुझे बगैर किसी वजह के मारा। तो ये क्या है, उसके लिए आप उनको मना किया गया है। फिर आगे, ड्रैगिंग अ शीप बाय इट्स ईयर, फिर हमारे पास दूसरा इंसिडेंट आ जाता है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो कि एक अपनी शीप को कान से खींच के लेके जा रहा था। तो उसको मना किया और उसको कहा कि उसको गर्दन से ड्रैग करे, ठीक है, ताकि उसको पेन ना हो। तो फिर ये क्या है, ये भी हमें मना किया गया, क्यों? क्योंकि इट कॉजेज मोर पेन देन होल्डिंग इट प्रॉपर्ली। ठीक है, तो अगर आप उसको इस तरीके से होल्ड करेंगे तो उसको क्या होगी, उसको पेन ज़्यादा होगी। फिर बीटिंग एनिमल्स ऑन द फेस इज सेंसिटिव एंड ईजिली हर्ट। अब क्या है, फेस बहुत सेंसिटिव होता है और वो इजीली हर्ट हो जाता है।
तो इसलिए उससे भी मना किया गया है। मेकिंग एनिमल्स फाइट ईच अदर कॉज स्वेयर पेन टू बोथ एनिमल्स, ठीक है। अगर आप दो जानवरों को लड़वाते हैं आपस में तो दोनों को ही तकलीफ होगी, दोनों आपस में लड़ेंगे तो दोनों को तकलीफ होगी, इसलिए इसको भी मना किया गया। म्यूटिलेटिंग एनिमल्स, इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल स्पेशली विद हॉट आयरन, ठीक है। ये बहुत पेनफुल एक्ट होता है, ये बहुत पेनफुल चीज़ होती है जानवरों के लिए कि आप उसको एक आयरन के ऊपर, उस पर कोई लोगो बना हुआ होता है, यूजुअली लोग उसको क्या करते हैं, उसको स्टैम्प कर देते हैं बस एकदम से, तो उतनी जगह जल जाती है, जलने की वजह से एक मार्क बन जाता है, तो वो इस चीज़ से भी मना किया गया है। Confining animals without food or water leads to suffering and punishment as in the story of the cat. अब क्या है, जानवरों को बांध के भूखा रखने से भी मना किया गया है। फिर क्या है, किलिंग सर्टेन एनिमल्स, कुछ जानवरों को मारने से मना किया गया है, और वो हम इसको ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसमें से इन चीज़ों को एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू आंसर योर क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, How does Islamic teachings on animal rights offer a timeless and universal framework? तो जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं एनिमल राइट्स के बारे में, तो वो किस तरीके से यूनिवर्सल फ्रेमवर्क में आती हैं, या आप उसको कह सकते हैं कि वो अभी वो टाइमलेस किस तरीके से हैं, वो आज भी रिलेटेबल किस तरीके से हैं। Islamic teachings on animal rights are not limited to any specific time or place. जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं वो लिमिटेड नहीं थी टाइम के लिए या एक एरिया के लिए, वो सब के लिए हैं, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट एनिमल्स एट द मोमेंट, अच्छा, दे प्रोवाइड अ टाइमलेस एंड यूनिवर्सल फ्रेमवर्क फॉर एथिकल बिहेवियर टुवर्ड्स एनिमल, और ये क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं एक एथिकल बिहेवियर का कि जो जानवरों के लिए होना चाहिए। फिर क्या है, दीज प्रिंसिपल्स रिमेन रेलिवेंट टुडे एंड गाइड ह्यूमंस टू ट्रीट एनिमल्स विद काइंडनेस, और ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, ये आज भी रेलिवेंट है और ये गाइड करते हैं कि जानवरों को किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। अच्छा ओके, फिर हमारे पास आता है dignity and responsibility. Okay, animals are considered part of human society and must be treated humanly in all aspects of life. और जानवरों को भी बिल्कुल आपने ह्यूमैनिटी से ही डील करना है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जिस तरीके से आप एक पार्ट है सोसाइटी का, वो भी एक इसी सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, वो भी इसी दुनिया का पार्ट है। तो आपने जिस तरीके से अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले जानवरों का भी उसी तरह से ख्याल रखना है। हाउ डू इस्लामिक प्रिंसिपल्स डायरेक्ट ethical treatment of animals in today's industrialized and modern world? Okay, तो जो अब ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आप देखें ये बहुत आप लोगों के लिए सोचने की भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं क्रिटिकली सोचने की, कि आप देखें कि क्या पूछा जा रहा है कि जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं वो ऑन एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स वो किस तरीके से जो है वो लागू होते हैं आजकल के जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड के बारे में किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए आप जब हम कल इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी हमने थोड़ा सा इस बात को डिस्कस किया था कि जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, जब आप एक जगह को एक जानवरों के नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म करके वहाँ पे अपनी बिल्डिंग्स को बनाते हैं, तो वो चीज़ इस्लाम भी इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जैसे वाइल्ड लाइफ आजकल जो बहुत ज़्यादा एक्शन में है, उस पे काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बेसिकली इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे ही काम हो रहा है। जैसे आपने देखा कि कुछ ट्रेल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, या कुछ इस तरह के जो एक्शंस लिए गए हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरह इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे काम करते हुए हो रहे हैं। In today's industrialized world, where animal mistreatment can occur, Islamic principles guide humans towards responsible stewardship. They emphasize kindness, prevent cruelty, and ensure animals are treated with dignity and care. These teachings apply to modern issues such as farming, animal testing, and environmental responsibility. अब क्या है, हमारे पास जो आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जिसके अंदर आपको पता है कि जो भी हमारे जो चीज़ें हो रही हैं, जितनी क्रुएलिटी है, आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम के अंदर अब तो कुछ चीज़ों के बारे में एनिमल राइट्स के लोग बोलते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि दुनिया के अंदर कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो जानवरों पे किए जाते हैं। आप इंसानों पे नहीं कर सकते क्योंकि वो बोल सकते हैं, वो अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन जानवर क्योंकि बोल नहीं सकते, वो बता नहीं सकते, तो आप उन पे किसी भी चीज़ की टेस्टिंग कर लेंगे, आप कोई भी किसी भी दवाई की टेस्टिंग कर लेंगे, आप कोई भी चीज़ की, कितनी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि जानवरों पे टेस्ट की जाती हैं। तो ये भी क्या है, ये भी इसको भी हमें देखने की ज़रूरत है, ये एथिकली रॉन्ग है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स दिस इज़ रॉन्ग। ओके, फिर इसके बाद क्या है, जो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फार्मिंग के लिए और हर चीज़ के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें इस्लामिक प्रिंसिपल्स को जो है वो उनका ख्याल रखना है। Can you share any personal experience where you acted kindly toward an animal or witnessed someone else doing so? अब ये एक पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना, it is
योर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज़ योर एक्सपीरियंस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपका अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपने इस क्वेश्चन को आंसर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, आप लोगों ने खुद इस आंसर को लिखना है और अपने टीचर्स को भी आप दिखा सकते हैं क्लासरूम के अंदर। इसके अलावा आप यूट्यूब वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। आई विल सी दैट ओवर देयर। अच्छा, इसको हम फ़ौरन आगे कर देते हैं ताकि आप ना देखें इस क्वेश्चन को। फिर इन टुडेज वर्ल्ड वेयर एनिमल मिसट्रीटमेंट इज स्टिल कॉमन, what actions can we take individually or as community to ensure animals are treated ethically? अब फिर अगैन ये भी एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आज की दुनिया के अंदर जहाँ एनिमल्स की इतनी मिसट्रीटमेंट हो रही है, इसके अंदर कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो लेने चाहिए, ठीक है। और एज कम्युनिटी जो है वो हमने एनिमल्स की जो ट्रीटमेंट है उसको एथिकली या फिर इसको किस तरीके से बचाना है या उनको बेहतर तरीके से किस तरीके से हमने जानवरों को ट्रीट करना है। तो इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, शो काइंडनेस टू एनिमल्स, अवॉइड हार्मिंग देम, प्रोवाइड फूड एंड वाटर टू स्ट्रेज एंड ट्रीट देम जेंटली। अगर आपके पास कोई स्ट्रे कैट, डॉग है, कोई भी ऐसा जानवर आपके आसपास है तो आप उसको फूड प्रोवाइड करें, उसका ख्याल रखें। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आती है। उसके बाद अगर हम एज कम्युनिटी बात करें, रेज अवेयरनेस अबाउट एनिमल राइट्स, सपोर्ट एनिमल शेल्टर्स, इंश्योर एथिकल ट्रीटमेंट इन फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज एंड प्रमोट लॉज अगेंस्ट क्रुएलिटी। एनिमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट part of human society and deserve human treatment at all times। अब क्या है कि जो जानवर हैं वो सोसाइटी का पार्ट है, उसी सोसाइटी का जिसमें हम रहते हैं। उसके लिए हमें अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, ऐसे लॉज बनाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि जानवरों को के भी हकूक़ हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें जो जितने भी लॉज हैं अगेंस्ट ये जो मिसट्रीटमेंट ऑफ एनिमल है उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, चाहे वो फार्मिंग के अंदर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो, चाहे वो टेस्टिंग के अंदर हो, जहाँ पर भी हो। इसके अलावा हमें जानवरों को बिल्कुल उसी तरह इंसानियत से ट्रीट करने की ज़रूरत है जिस तरीके से हम इंसानों को करते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। लेट्स मूव टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज फ्रॉम द बुक। यहाँ तक हमारे चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म हो गए। उसके बाद आपके पास सीधा आ जाता है टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग सेंटेंसेस। अब कोई बगैर किसी हेडिंग के डायरेक्ट हमारे पास आ गया है टॉपिक सेंटेंसेस एंड सपोर्टिंग सेंटेंसेस। तो हमें पता है कि ये जब चीज़ इसके बारे में बात की जा रही है तो किसी पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बात की जा रही होगी, राइट। तो जब भी हमारे पास कोई पैराग्राफ राइटिंग या फिर कुछ इस तरह की चीज़ होती है जो कि हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं, तो हमें पता है कि हर पैराग्राफ के अंदर एक टॉपिक सेंटेंस होता है, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, दैट इज़ द टॉपिक सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देगा आपको आपके पूरे के पूरे पैराग्राफ के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ डिस्कस की जा रही है। The most important sentence in your paragraph is the topic sentence, which clearly states the object of the whole paragraph, ठीक है। अब आपका जो सबसे पहला जो सेंटेंस होता है, जो टॉपिक सेंटेंस होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है और इसके साथ साथ क्या है, वो क्लियरली स्टेट करता है कि आपका जो सब्जेक्ट है पूरे पैराग्राफ का वो क्या है, आप क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं अपने पूरे सब्जेक्ट के अंदर। द टॉपिक सेंटेंस इज यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ बिकॉज इट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द सेंटेंस टू फॉलो। द सपोर्टिंग sentences after the topic sentence help to develop the main idea. These sentences give specific details related to the topic sentence. A final or concluding sentence often restates or summarizes the main idea of the topic sentence. Remember when we were doing in 9th class this paragraph writing, तो मैंने आप लोगों को तब डिटेल में समझाया था कि पहले हम टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं, फिर 3 सपोर्टिंग डिटेल्स और फिर हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो ये उसी बात के बारे में ही बात की गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने एक टॉपिक सेंटेंस लिखना है, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स देनी है और फिर आपने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। It is important to locate the topic sentence as it guides the reader through the paragraph. Effective topic sentences. अच्छा, ओके। सो पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक सेंटेंस लोकेट करना, क्योंकि वही हमें इंफॉर्मेशन देता है पूरे के पूरे पैराग्राफ के बारे में। रिमेंबर व्हेन वी वर राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन स्मोकिंग, तो मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि आपको जो स्टैंस है ना वो क्लियरली आप वहाँ पे दे देते हैं। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। इट मीन्स दैट द होल पैराग्राफ इज गोइंग टू बी अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी, कोई भी टॉपिक आपके पास दुनिया में आ जाए, आप उसके बारे में जो पहला सेंटेंस लिख देंगे ना, आपको अब उसी टॉपिक सेंटेंस को लेके अपने पैराग्राफ के अंदर चलना है। चाहे आप उसकी बेनिफिट्स की बात करें, चाहे आप उसको अपोज करें, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू। अभी एक टॉपिक आपके पास है, नाउ यू हैव द होल वर्ल्ड, ठीक है। जो उसके इर्द गिर्द की जो दुनिया है वो सब आपके पास है कि आप उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पे बात कर सकते हैं, उसके पॉजिटिव के बारे में बात कर सकते हैं, उसकी टाइप्स को डिस्कस कर सकते हैं या कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आपने ही डिसाइड करना है कि आपने उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है। अच्छा, ओके। तो जो इफेक्टिव टॉपिक सेंटेंसेस हमारे पास लिखे हुए हैं यहाँ पर, नहीं, उसकी इफेक्टिव टॉपिक सेंटेंस
An effective topic sentence informs the reader of the subject main theme that will be discussed in the paragraph. तो वो रीडर को अब बता देता है कि इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या डिस्कस होने वाला है. Stresses the writer's point of view और attitude, और क्या करता है, राइटर का जो पॉइंट है या उसका व्यू है, जो उसका एटीट्यूड है टुवर्ड्स समथिंग, उसको डिस्कस करता है, उस पर स्ट्रेस देता है, उसको डिस्कस करता है. इंट्रीग्स द रीडर टू कंटिन्यू रीडिंग, और जो रीडर को क्या करता है, इंट्रीग करता है, उसको उसका इंटरेस्ट डेवलप करता है, उसको अट्रैक्ट करता है. क्रिएट्स अ सेंस ऑफ एक्शन, और उसके अंदर कोई सेंस ऑफ एक्शन भी क्रिएट करता है. इट इज़ नॉट वेग, रैम्बलिंग, टू नैरो और टू ब्रॉड. ये बिल्कुल एक आम सा कोई बस टूटा फूटा सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि ये ना तो ज़्यादा नैरो होता है, ना ही ब्रॉड होता है, स्पेसिफिक होता है. टू नैरो और टू ब्रॉड, ठीक है. अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अब ये एक पैराग्राफ है पूरा का पूरा एग्जाम्पल. अब इसमें जो रेड लाइन लिखी हुई है ना, वो टॉपिक सेंटेंस है. फिर इसमें जो ब्लू लाइंस है ना, ये आपके सपोर्टिंग डिटेल्स है, और जो आखिरी लाइन है ना आपके पास, ये आपकी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है. तो अब हम इस पैराग्राफ को देखते हैं, इससे हम आइडिया हो जाएगा आप लोगों को भी और मुझे भी कि ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, ये क्या कह रहा है, ये क्या बात करना चाहता है. तो देखते हैं. इन टुडेज फास्ट पेस्ड डिजिटल एज, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज अनक्वेश्चनेबल. नाउ सी द स्टेटमेंट. पहली बात, अब आपने क्लियरली अपना स्टैंस दे दिया कि आपका पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो किस चीज़ के बारे में है. तो वो किस चीज़ के बारे में है कि आजकल की जो दुनिया डिजिटल एज, इसके अंदर जो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे, कि लोगों की आपस में जो बातचीत है, आपस में जो लोगों का रिलेशनशिप है, वो अनक्वेश्चनेबल है. उसको क्वेश्चन किया ही नहीं जा सकता कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उसके ऊपर हुआ हुआ उसका, ठीक है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव ट्रांसफॉर्म द वे वी कनेक्ट, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड ब्रेकिंग डाउन जोग्राफिकल बैरियर्स. अब देखिए पहली सपोर्टिंग डिटेल हमारे पास आ गई. अब वो क्या है कि जो सोशल मीडिया है क्या करता है, वो उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है लोगों का आपस में कनेक्ट करने का तरीका. अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, कोई ब्रेक नहीं है बीच में, कोई और इंसान नहीं आता, आपने डायरेक्ट बात करनी है जिससे करनी है. तो जो जितने भी जोग्राफिकल बैरियर्स थे कि आप एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं, आप एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री से बात करें, ये सब कुछ क्या है, ये अब ख़त्म हो गया है और लोग ईजिली आपस में बात कर सकते हैं. As people sorry as people spend more time online, face to face interactions decreases. जिस तरह लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन पे ऑनलाइन स्पेंड करना शुरू कर दिया है, तो लोगों ने आपस में इंटरैक्ट करना बंद कर दिया है फेस टू फेस. फिर उसकी वजह से डिस्पाइट इट्स एडवांटेजेस, एक्सेसिव सोशल मीडिया यूजेज कैन लीड टू आइसोलेशन एंड सुपरफिशियल सेंस ऑफ कनेक्शन. अब क्या है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसका जो एक्सेसिव यूज़ है वो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी लेके आ सकता है, वो आइसोलेशन भी लेके आ सकता है, और क्या हो सकता है, आपको सुपरफिशियल सेंस ऑफ कनेक्शन भी दे सकता है. इन कंक्लूजन, रिकग्नाइजिंग द नुएंस ऑफ सोशल मीडियाज इन्फ्लुएंस अलाउज अस टू foster genuine connections while navigating the complexities of modern communication. तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो कंक्लूजन के अंदर क्या है कि हमें सोशल मीडिया के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, टू फॉस्टर जेन्युइन कनेक्शंस वाइल नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, कि हम क्या कर सकें, जेन्युइन कनेक्शंस बना सकें और हम इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन को समझ सकें. अच्छा, अब आपने जो पूरा का पूरा ये जो पैसेज पढ़ा है, पैराग्राफ पढ़ा है, इसके अंदर टॉपिक सेंटेंस हमारे पास ये था, ठीक है, जो हमने इसको डिस्कस कर लिया. उसके बाद हमारे पास उसी के साथ सपोर्टिंग डिटेल्स थी, जो कि नेक्स्ट फ्यू सेंटेंसेस एक्सप्लोर द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडियाज इन्फ्लुएंस ऑन कनेक्शंस. दे डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ जोग्राफिकल बैरियर्स and the decrease in face-to-face interaction as people spend more time online. Each supporting sentence builds on the previous one, offering a cohesive flow of information and showing different sides of the topic. अब क्या है, जो जितने भी आपके टॉपिक सेंटेंसेस के बाद सपोर्टिंग डिटेल्स आएंगी वो आपस में इंटरलिंक होना ज़रूरी है, कोहेरेंस उनके अंदर होना ज़रूरी है कि वो कनेक्ट करें, पिछली बात को ही आगे लेके चला जा रहा है. Concluding sentence. The concluding sentence provides a brief summary of the paragraph's main point. Usually it has transitional devices of conclusion used including to conclude, in conclusion, to summarize, hence, finally. तो ये सारे words होते हैं जो आप पहले लिखते हैं conclude करने से पहले, और वो पूरी की पूरी बात को समुद्र को कूजे में बंद कर देता है, in a nutshell. Okay? तो आपके पास ये इस तरीके से बात होती है. फिर आपके पास यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है,
read the passage given below from the unit and identify the topic sentence supporting details and concluding sentence. तो आपने क्या करना है, आपके पास ये पैराग्राफ दिया गया है, आपने इसको पढ़ना है, इसके अंदर से आपने टॉपिक सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, सपोर्टिंग डिटेल्स को आइडेंटिफाई करना है और कंक्लूडिंग सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है. ये पैसेज आप, ये जो पैराग्राफ है ये आपकी चैप्टर में से ही दिया गया है. अच्छा, अब ये आपने करना है और इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ भी, और यूट्यूब पे भी अगर आप शेयर करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइडेंटिफाइंग राइटर्स व्यू पॉइंट. ठीक है, अब मैं जो राइटर का व्यू पॉइंट है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है. अ राइटर्स व्यू पॉइंट, ऑल्सो नोन एज ऑथर्स पर्सपेक्टिव, इज द वे द राइटर सीज और फील्स अबाउट द सब्जेक्ट दे आर राइटिंग अबाउट. अच्छा, अब देखिए, इसको सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना. समटाइम्स आपका पास एनालिसिस आता है ना, तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको पता होना भी ज़रूरी है कि राइटर्स पर्सपेक्टिव होता क्या है. कि एक इंसान जो लिख रहा है उसमें जो अपना ओपिनियन ऐड कर रहा है, बेसिकली दैट इज़ राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि स्मोकिंग, और मैंने स्मोकिंग के बारे में कह दिया कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. सिमिलरली सोशल मीडिया अगर हमारे पास टॉपिक हो या टेक्नोलॉजी कोई टॉपिक हो जिसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, और जब मैं उसकी किसी चीज़ के बारे में बात करूंगी, अब वो मेरा व्यू पॉइंट है कि मैं क्या उसकी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ या मैं उसकी नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ. तो मैं जिस जगह खड़े होकर चीज़ों को देख रही हूँ, मेरे लिए वो चीज़ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वो मेरा व्यू पॉइंट है. ठीक है, इट इज़ शेप्ड बाय देयर पर्सनल बिलीव्स, एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड. तो जो ऑथर का पर्सपेक्टिव होता है वो ऑथर के अपने एक्सपीरियंस की वजह से होता है, अपने नॉलेज की वजह से होता है, या अपने जो भी उनके बिलीव्स होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी बेसिस पे ही वो होता है. ठीक है, अब हमारे पास ना यहाँ पे एक टॉपिक है रोल ऑफ सोशल मीडिया, और उसके दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लिखे हुए हैं, व्यू पॉइंट नंबर 1 एंड व्यू पॉइंट नंबर 2. अब जो व्यू पॉइंट नंबर 1 है ना, वो किस चीज़ के बारे में है, हम इसको पढ़ लेते हैं. सोशल मीडिया इज़ अ पावरफुल टूल दैट कनेक्ट्स पीपल वर्ल्ड वाइड. सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है जो कि लोगों को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करता है, इनेबलिंग इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज. इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड encourages collaboration among users of all ages. With platforms like Instagram and Twitter, students gain access to a wealth of knowledge and inspiration, making learning more interactive and enjoyable than ever before. तो ये हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से पॉजिटिव साइड ऑफ सोशल मीडिया दिखाई जा रही है, कि लोग सोशल मीडिया को यूज़ करके किस तरीके से पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं. तो ये वाला व्यू पॉइंट है ना, ये हमें बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है. उसी तरह अगर हम ये वाला व्यू पॉइंट देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सोशल मीडिया इज़ अ हार्मफुल डिस्ट्रैक्शन दैट आइसोलेट्स पीपल एंड डिसरप्ट्स मीनिंगफुल कनेक्शंस. Instead of focusing on real life interactions, young users waste valuable time on trivial content. The constant exposure to unrealistic images and misinformation can damage self-esteem and cause anxiety, making social media a dangerous influence on today's youth. अब देखें, अब दो व्यू पॉइंट थे ना, पहला जो व्यू पॉइंट था वो कितना पॉजिटिव था, और ये जो सेकंड व्यू पॉइंट है ये कितना नेगेटिव है. तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑथर, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन मी, द पर्सन हु इज़ राइटिंग द पैराग्राफ, कि वो उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, उसका क्या व्यू पॉइंट है उस प्रॉब्लम को लेकर, उस इशू को लेकर या उस चीज़ को लेकर. ठीक है, तो ये हमारे पास व्यू पॉइंट आ गए. आई होप आप लोगों को व्यू पॉइंट समझ में आ गया होगा कि व्यू पॉइंट क्या होता है. ऑथर का जो व्यू पॉइंट है वो उसका ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ दुरुस्त हो, ज़रूरी नहीं है कि वही एक तरीका है दुनिया को देखने का, ये उसका लेंस है जो जिससे वो देख रहा है, ये उसका पर्सपेक्टिव है. ठीक है, तो हम हो सकता है कि हम उससे मुख्तलिफ राय रखते हो चीज़ के बारे में. अच्छा, now follow the given points. Analyze word choice and tone. Examine specific words and tone. For instance, ask yourself, what words or phrases suggest the author feel positively or negatively? How does the author describe the benefits or drawbacks of social media? अब देखिए, हम इसकी ना वर्ड चॉइस को एनालाइज करते हैं, यहाँ पे उसका एनालिसिस करते हैं. तो अब क्या है, अब देखिए पावरफुल जैसे वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, की जो बोल्ड हुए वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव कॉनोटेशन यूज़ हुई है, ये पॉजिटिव तरफ जा रहा है पैराग्राफ. ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ बात करें तो डिस्टर्ब्स मीनिंगफुल कनेक्शंस, हार्मफुल डिस्ट्रैक्शन, उसके बाद वेस्ट ऑफ टाइम, और जिस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, अनरियलिस्टिक इमेज, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि हमें नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं. ओके, तो ये इस तरीके से आपने इसका एनालिसिस करना है, आप टोन वगैरह को बता सकते हैं. In the above given example, contrasting words and phrases like powerful tool versus harmful distraction. एक तरफ जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो पावरफुल
टूल यूज़ किया जा रहा है कि सोशल मीडिया इज़ अ पावरफुल टूल। ऑन द अदर हैंड दूसरा व्यू पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ अ हार्मफुल डिस्ट्रैक्शन। तो हमने देखना है कि ये हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमने फिर उस पर्सपेक्टिव से लिखना है। अच्छा, और प्रमोट क्रिएटिविटी वर्सेस वेस्ट वैल्यूएबल टाइम। तो क्या है, हमारे पास दो चीज़ें आ गई यहाँ पर, एक क्या है, प्रमोट्स क्रिएटिविटी जो कि पॉजिटिव है, दूसरी तरफ क्या है, वेस्ट वैल्यूएबल टाइम जो कि हमारा वैल्यूएबल टाइम है उसको क्या है, वेस्ट करता है। रिवील ईच राइटर्स व्यू पॉइंट, और ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हर राइटर का जो व्यू पॉइंट है उसको रिवील कर रहा है कि एक राइटर कितना पॉजिटिव सोच रहा है और एक राइटर किस तरह नेगेटिव बात कर रहा है। यूजिंग ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, fill out a graphic organizer with heading like topic, author's purpose, tone, keywords, phrases and viewpoint. This will help in organizing the thoughts and see how all these elements contribute to the writer's viewpoint. तो ये अब आपने क्या करना है, आपने एक चार्ट सा बनाना है जिसके अंदर आप लिखेंगे पर्पस, लिखेंगे टोन, लिखेंगे कीवर्ड्स, लिखेंगे और उसके बाद व्यू पॉइंट लिखेंगे। आपने उसको फिल करना है और आपने मुझे बताना है कि जो ऑथर है उसका पर्पस क्या था, पहले ऑथर का और दूसरे ऑथर का, दोनों का बताना है। ओके, टोन कैसी थी, कीवर्ड्स जो यूज़ किए हैं वो कौन से थे, और फिर जो व्यू पॉइंट है वो क्या था। ठीक है, पॉजिटिव था, नेगेटिव था। तो ये आप लोगों ने एक्टिविटी ज़रूर करनी है। ओके, फिर क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ व्यू पॉइंट्स ऑन राइटिंग स्टाइल। अ राइटर्स व्यू पॉइंट ऑफन शेप्स देयर राइटिंग स्टाइल। अच्छा, अब क्या होता है, जो राइटर का व्यू पॉइंट होता है ना वो उसका राइटिंग स्टाइल भी एक बना देता है कि वो राइटर इस तरीके से लिखता है। फॉर इंस्टेंस, अ राइटर पैशनेट अबाउट इन्वायरमेंटल इशूज मे यूज़ परसुएसिव लैंग्वेज टू कन्विंस रीडर्स। अब अगर एक इंसान जो पैशनेट है अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में तो वो परसुएसिव ऐसे ही लिखेगा, वो कन्विंसिंग पैराग्राफ ही लिखेगा, वो कन्विंसिंग टेक्स्ट ही लिखेगा। कन्विंसिंग टेक्स्ट का मतलब ये है कि लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि वो सही कह रहा है, जो उसका पर्सपेक्टिव है उसको अडैप्ट किया जाए, उस पर काम किया जाए। अच्छा, while someone skeptical might focus on factual डिटैच्ड लैंग्वेज। और अगर हम किसी स्केप्टिकल इंसान को देखें जो कि किसी चीज़ की नेगेटिविटी के बारे में बात कर रहा है या जो कोई इस तरह की राय रखता है, तो वो क्या करेगा, वो फैक्चुअल चीज़ों को यूज़ कर रहा होगा कि इस फैक्ट के अकॉर्डिंग ये बात है या ये इस तरीके से है, वो इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा होगा रादर देन द फर्स्ट वन जो पॉजिटिव वे में लिख रहा था। ठीक है, नाउ चूज टॉपिक्स लाइक होमवर्क और स्कूल यूनिफॉर्म्स। अब आपके पास टॉपिक्स हैं होमवर्क या फिर स्कूल यूनिफॉर्म्स, दो टॉपिक्स हैं। वर्क इन पेयर्स and write passages with contrasting viewpoints on these topics and discuss each writer's perspective. तो आप इसको पेयर में काम कर सकते हैं। एक टॉपिक लें, दो बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा फॉर एग्जांपल अगर आपने यूनिफॉर्म लिया है ना, स्कूल यूनिफॉर्म, तो कोई बच्चा, एक बच्चा उसका फर्स्ट व्यू पॉइंट ले पॉजिटिव और दूसरा बच्चा उसका नेगेटिव व्यू पॉइंट ले, तो दोनों इस चीज़ के बारे में लिखें और इसके बारे में क्लास में डिस्कशन की जाए। तो आई वुड रिक्वेस्ट टीचर्स टू प्लीज़ डू दिस एक्सरसाइज इन द क्लास। इसको हम यहाँ पे नहीं कर सकते बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू इट। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको करें, फिर नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई टू शो दिस ऑन द स्क्रीन एज वेल। मैं दो व्यू पॉइंट्स आप लोगों को खुद लिख के शो करा दूंगी ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए या बच्चे उससे रिलेट कर सकें कि उन्होंने इसको किस तरीके से किया है। मेरा ख्याल है अब टाइम हमारी क्लास का ख़त्म हो रहा है, तो हम इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी वोकैबुलरी और ग्रामर को स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसकी बाकी की एक्सरसाइजेस को वहाँ पर करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।